ध्यान से सुनो दर्शकों, मात्र 2 ही दिन में आपके खुद के शरीर से सारी बीमारियां और सारे रोग खत्म हो जाएंगे और आप पहले जैसे ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। लेकिन यह सब 2 दिन में कैसे करना है, इसके बारे में एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बड़े ही विदाता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हमें किताबों में नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हमें नहीं पता है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा रूही रूही हो जाती है, वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसलिए आज मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूँ, उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या उसे हम सभी आसानी से कर सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि यह नियम है, हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला कि गुरुदेव जी, आप कह रहे हैं कि हमें भूखा सोना चाहिए। मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं भूखा नहीं सो सकता हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तो मेरी बात तो सुनो। तुम इस नियम के बारे में समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम वह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपनी जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि भोजन आपने खाया है वह उसको पचाए, लेकिन
आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरे तरह से पाचन पर लगती थी वह आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसलिए आपको भोजन करने के बाद तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है कि क्या होता है। इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। जब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझें, पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़ना शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त हो गया है तो आपकी जठराग्नि वह कम हो जाएगी और मंद जठराग्नि में जब भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक ही भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं भोजन ठीक से नहीं पचता है और शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है और ज़्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहाँ पर चरण पैदा होने लगती है और वही चरण हमारे लिए विनाश का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है, लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इसी वजह से हीलिंग का कार्य जो है वह नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग की मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा होती जाती हैं। तीसरा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है कि आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहने लगता है कि मुझे नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है, क्या भी मैं सक्रिय हूँ, मुझे तुमने काम दिया है, अब आप इस काम को मुझे करना है तो आप भी जाते रहो, तभी मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि विरोधाभासी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी कर पाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत
शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दे दिया और फिर जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उठते ही खुद खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य बंद पड़े रहते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी थे। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप इसे ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं तो तब भी यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रश्न है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। इस गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। शरीर अपनी बीमारियों को अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको शाम 6 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप शाम 6 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो इसके बाद आप 9-10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं तो आपके पास लगभग 3 घंटे तक का समय होता है। जो यह 3 घंटे का समय होता है और उसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और इसका अर्थ है भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी आपने 7-8 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे तक पच गया है और जो बचा वो रात्रि 1 बजे तक पच गया और 1 बजे के बाद आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी। वहीं गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे। इसके लिए आप 2 तरीकों से भूखे रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ उसको कहा जाता है अर्ध उपवास या इस प्रतिकालीन उपवास भी कहते हैं, जिसमें आपको उपवास करना है। उपवास आपको 16 घंटे का करना है। इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि भोजन शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपको रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है कि उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर का मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और इसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है, लेकिन अगर आप रात को 8-9 फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदले 7-8 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करे। दूसरी सारी चीज़ें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और इसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करें। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं तो पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं। यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और
आपका यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वह धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है तो चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो लेकिन उनको याद नहीं रहता है तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीज़ें जो हैं याद रहने लगेंगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज़ याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप भोजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तो मैं सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। बाहर से कैलोरी लेती है जो हम भोजन खाते हैं, उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारे शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं का निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वहाँ उनका शोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है। जो कोशिकाओं की शरीर के अंदर एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है शोरूम। जो शोरूम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उसे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती हैं। और इसी तरीके से हमारे शरीर को डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी औषधि लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है। वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं, जिनमें पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है कि लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं तो शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 10 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। और इसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे
समय निकल जाता है और आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में भी कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव पड़ेगा। जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी सही होगी। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव ला पाते हैं। जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता है और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां आपको सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हार मानने लगता है। वहीं जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावना जन्म लेती है तो उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं कि जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना, तभी जाकर हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे कि गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुमको मेरी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाएं, वैसा ही सोचते रहें, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छे विचार आए और आप खुश हो गए तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीके जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा। अर्थात
हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर गुरु ने कहा कि अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या यह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरु, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा। हम उसके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगी। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं, अगर मैं तुम लोगों से यह कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता। ठंड के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंड पड़ने लगे, यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है जो कि हमारे बस में नहीं है। गुरु कहते हैं ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती है या जो घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूत काल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज़ की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले आओगे। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी घटित हो चुका है, कोशिश करो कि उसे भुलाने की। और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड बताए, लेकिन उन कर्मकांडों का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे वह सारी चीज़ें पता लगने लगीं जिस चीज़ की खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने विचार पर विजयी पा ली। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर विजय पा ली। और यह सब तब हुआ जब वे ध्यान की गहराई में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर नहीं भागता है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता, उनका मन बहुत ही शांत रहता। और जिसका मन शांत रहता है वह किसी भी चीज़ पर अच्छी तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से ही मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके
नियंत्रण में रहेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने बस में कर सकते हो। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। तुम सबने अपनी मर्जी से जन्म लिया है, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किया है, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। उसने किस लिए जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता है, वह खुद को भूल जाता है और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद जहाँ होती है दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिए हैं और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं होता रहा, तो सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए इस सांसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा लगाव किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे वह चीज़ करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में ज़रूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने की लालसा खुद से होती है, ना कि किसी वस्तु विशेष में। यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचें वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह भी संभव नहीं है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे से उम्मीद रखोगे तो वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज़ उनके बच्चे हासिल करें। सारा भार अपने बच्चों पर ला देते हैं। उनके बच्चे उनके हिसाब से चलें व उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह काम उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आज़ाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपें। गुरु कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्य, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य ही असफल हो जाओगे। अपनी ज़िंदगी में वह इंसान सबसे ज़्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी ज़िंदगी में बढ़ गया तो वह तुम्हें असफलता की तरफ ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमज़ोर कर देगा और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही समर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज़ की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सब बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी। और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी,
रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज़्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो। सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो। उसके लिए जुट जाओ जो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि 5वां नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनने का, वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज़्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज़ में असफल भी हो जाते हो या कोई चीज़ तुम्हारे इच्छा के अनुसार नहीं हुई या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था और इन बातों को लेकर अगर तुम पछता रहे हो तो खुद को कोस रहे हो तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि वह कार्य तुमसे नहीं हुआ या जो तुम सोच रहे हो वह ज़िंदगी में नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल हो गए। अगर मैं कहूँ कि सामने वाला आम का पेड़ है, क्या इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा या फिर गिलहरी या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुवर इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। फिर गुरु कहते हैं कि अगर ये हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही है? शिष्य ने कहा गुरुवर यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता और उसका दिमाग अलग अलग होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें ज़रूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6वां नियम है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जोर डालोगे तो तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। सबको अपनी क्षमता के बारे में पता होता है, तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करो। भले ही लाखों लोग तुमसे यह बोलें कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा मत करना, उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। में खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम जान पाओगे। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने
बारे में पता होगा कि अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। ये सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम्ही को पता होंगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से अपने कार्य को करो। जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करोगे तो खुद के अंदर की आवाज़ को सुनोगे तो तुम जीवन में ज़रूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को जानते ही नहीं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वैसा ही करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनको ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, सोचने और समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, इसमें कितनी क्षमता है। अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए। अपनी क्षमता के हिसाब से ही आगे बढ़िए। फिर गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो, अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज़्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में ही खपत कर दी। वह सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज़्यादा मिल जाता है। अगर तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज़्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपनी और दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब गलत दे देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। उसने तो हमारी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके पूर्ण तरीके से उत्तर देगा तो उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज़्यादा विचार कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है समस्या का समाधान जरूर निकल कर आएगा। और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी और उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, ये थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियम का पालन अपनी ज़िंदगी में करते रहे तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली नहीं है। कोई भी समस्या आएगी तो उसका डटकर सामना भी तुम कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात सुनकर उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनकी ज़िंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने आश्रम में चले जाते हैं। कि एक समय की बात है, किसी नगर में बड़े प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैली हुई थी। ऐसे में एक बार उनके पास एक युवक आया। उनसे कहने लगा कि गुरुदेव, मैं अपने पेट को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा पेट हमेशा ही भारी रहता है, मुझे भूख नहीं लगती और हमेशा ही मेरे पेट में दर्द रहता है और इस दर्द की वजह से
ना तो मेरा किसी काम में मन लगता है और मैं अधिकतर चिड़चिड़ा महसूस करता हूँ। कृपया करके कुछ आसान से उपाय बताइए जिससे मैं अपनी पेट की समस्या से छुटकारा पा सकूँ। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पेट में इन सारी बीमारियों का कारण है पेट में गैस का बनना। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कई बार आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है जिससे आप परेशान होने लगते हैं और आपका पेट फूल जाता है। इसका कारण क्या है यह समझाया। देखो, गैस आमतौर पर आंत में बनती है जो छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेजी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण अपच, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, पेट में गैस बनने के दो मुख्य कारण होते हैं। जिसका पहला कारण होता है कि जब हम खाना खाते हैं उसके साथ बहुत सारी हवा खाने के साथ और पानी के साथ हमारे पेट के अंदर चली जाती है, फिर वह वहाँ इकट्ठा होकर गैस का कारण बनती है। दूसरा कारण है कि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि पाचन क्रिया के दौरान जब वह खाना पचता है तो बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है और अगर वह गैस ज़्यादा बनती है तो वह गैस वहाँ पर जमा होकर दर्द का कारण बन जाती है और हमारे अंदर ऐसी असहजता पैदा कर देती है। गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना। जिसमें सबसे पहले है भोजन में कार्बोहाइड्रेट चीज़ों को कम करें। भोजन में ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, चावल, ब्रेड, मिठाई, पकौड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि लेने से, फाइबर का सेवन करने से कब्ज, अपच, पेट दर्द, पेट में गड़बड़ाहट तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि खाते समय पानी ना पिएं। कुछ लोग खाते समय बहुत पानी पीते हैं। यह आदत आपके लिए अच्छी नहीं है। खाते समय पानी पीने से खाना ठीक से नहीं पच पाता है जिससे पेट में गैस और गड़बड़ाहट हो सकती है। फिर सड़क पर खुले बिकने वाली चीज़ों से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। पॉइजनिंग या डायरिया की स्थिति में खाना ठीक से नहीं पचता है। चौथी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि हमेशा तुम्हें खाना समय पर खाना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है, क्योंकि खाना समय पर नहीं खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से, तली चीज़ों का सेवन करने से, मसालेदार खाना खाने से, चाय के साथ ढेर सारे पकौड़े या फिर समोसा खाने से गैस, एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के पेट में गुदगुदी किसी भी कारण से बने। आज मैं तुम्हें 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी गैस बनने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो आपके गैस को ख़त्म करेगी और पाचन से संबंधित सारी समस्याओं को ख़त्म करेगी वो है अजवाइन। अजवाइन के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं थाइमोल। अंदर जाकर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब हम अजवाइन खा लेते हैं तो यह हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी पचता है और हमारे गैस की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बेटा, अजवाइन इनके बीच में फाइबर और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह भी दिल से जुड़ी समस्याओं को भी कम करती है। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ पाचन में सुधार करता है। अजवाइन में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए गुणकारी होते हैं। इसका उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे, एक्जिमा और फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। अजवाइन के बीज गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में मदद करते हैं। अजवाइन में मौजूद गामा कैरिबियन पैक्टिक अल्सर, डायबिटिक के इलाज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद
करता है। अब आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानो। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसके साथ आपको आधा चम्मच अजवाइन की फाँक लेनी है। इसको आपको खाने के 10 से 15 मिनट बाद लेना है। दिन में आपको एक ही समय इसका इस्तेमाल करना है, यानी आप इसे सुबह का नाश्ता करने के बाद में ले सकते हैं या फिर दोपहर का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं या फिर आप रात्रि का खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अजवाइन में फाँक को लेना शुरू कर देते हैं तो आपके गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है वह यह है जीरा। जीरा बहुत ही अच्छी चीज़ है। जीरे के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को सुधारते हैं, मजबूत करते हैं और गैस की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए आपको जीरे का पानी इस्तेमाल करना है। ये आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह शरीर में मौजूद हानिकारक कण, गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करता है। यह आपके रक्त को शुद्ध करने में मदद भी करता है। इसके अलावा यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों का पाचन कमज़ोर है और पेट संबंधित समस्याएं जैसे पेट में गैस, अपच, कब्ज, ब्लोटिंग आदि से परेशान रहते हैं, उनके लिए जीरे का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। कि अगर आप भोजन के 15 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह भोजन को बेहतर पाचन में मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं होता बल्कि मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है, जिससे आप तेज़ी से कैलोरी बर्न कर पाते हैं और जो शरीर में जमा चर्बी को कम करने में भी मदद करता है और आपकी वेट लॉस जर्नी में भी तेज़ी लाता है। इसके अलावा शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर, इससे कील मुहासे और एलर्जी आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही त्वचा में निखार भी आता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास में पानी लेना है और इसके अंदर आपको 1 छोटी चम्मच जीरे की डाल देनी है। इसके बाद में आप इसको आग पर रख दें और उसे उबलने दीजिए। इसे करीबन 5 से 7 मिनट तक उबालें। इसके बाद आप इसको छलनी की सहायता से छानकर एक दूसरे गिलास में रख लीजिए। फिर इस पानी को आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक समय तो आपको दोपहर का खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करना है और आपको रात्रि का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। आपको इस पानी को खाना खाने के 10 मिनट बाद में ही इस्तेमाल करना है। जीरा आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसे 2 समय इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर जो प्राकृतिक तेल हैं वह पूरी मात्रा में मिले हैं और गैस की समस्याओं को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, इसके बाद जो तीसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वह है हींग। आयुर्वेद की बात करें तो हींग हमारे शरीर के अंदर वात दोष को नियंत्रित करती है और गैस भी एक तरह का वात दोष है। इसलिए अगर आप ही इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपको गैस की समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ ही हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है। हींग में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड थिनर के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को हेल्थी बनाने में मदद करती है। इसके अलावा हींग इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण अस्थमा और अन्य सांस से संबंधित परेशानियों जैसे ब्रोंकाइटिस और सूखी खांसी से भी राहत दिलाता है। इसके अलावा हींग पीरियड के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लड थिकिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। दरअसल हींग शरीर के किसी भी हिस्से में बाधा डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से फ्लो करने में मदद करती है, जिससे पीरियड के दौरान होने वाले पीठ और पीठ के नीचे हिस्से के दर्द को कम करता है। इसके अलावा हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ब्लड मसल्स की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे सिर दर्द में राहत मिलती है। और 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी हींग मिलाकर
दिन में कई बार पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है, जो पेट फूलने, सूझबूझ और अन्य पाचन संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको हींग मिला लेनी है। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर आपको उसे तुरंत ही पी लेना है। इसके पीने के बाद आपका पेट फूलना बंद हो जाएगा, आपकी गैस बनना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है अदरक। अदरक पोषक तत्वों का खजाना होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत से भरपूर होती है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारी रसोई घर में अदरक का इस्तेमाल मसाले के रूप में भी किया जाता है। यह बात MNC, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। यह कई बीमारियों से हमें बचाती है। अदरक के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और गैस से आपको छुटकारा दिलाने में काम करती है। अदरक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं जिनरोड और रोल। आपको पेट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लिवर को मजबूत करता है। इसलिए अगर आपको गैस की शिकायत रहती है और काफ़ी लंबे समय तक आपको यह परेशानी है, आप हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो आप अदरक का पानी रोजाना पिएं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, अदरक आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है, अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपकी थकान जल्द ही दूर हो सकती है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त वजन कम करने में मददगार होते हैं। जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए अदरक काफ़ी फ़ायदेमंद है। अदरक में इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो वजन कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण पाचन एंजाइम के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं जिससे कैलोरी बर्न होती है। इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल खून का तेज़ी से संचार करने के लिए भी किया जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं की संभावनाओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकता है जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। बेटा, अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 छोटी चम्मच कटी हुई अदरक डालनी है। इन दोनों चीज़ों को आपको आग पर रखकर अच्छे से उबाल लेना है, यानी इसमें 3 से 4 बार अच्छी तरह उबाल आ जाए। इसके बाद आपको इसको छलनी से सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है। इसके बाद आपको इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब आपको इसको दिन में 2 समय लेना है। एक समय तो दोपहर का खाना खाने के बाद और एक रात्रि का खाना खाने के 10 मिनट बाद। अदरक का पानी आपको गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसे रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। यह आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है। हम अपना भोजन रात को ही करते हैं, रात को ठूस कर भोजन खाते हैं फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती हैं। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भरकर खाना खाना यह तो बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि यदि हम 1 महीने खाली पेट सो जाते हैं तो इससे हमारी शरीर पर क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80% बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करें, उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित कराएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।